नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बंगाल के चुनाव पूरे होने के बाद, नतीजे आने के बाद और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक चर्चा छिड़ गई है, उस चर्चा में एक बात चुनाव के पहले और चुनाव के बाद लगातार सुनने में आ रही है कि ये बीजेपी का सपना था। अंग कलिंग बंग, मतलब ये है जो बिहार की भूमि है उसको भारत के पुरातन काल से अंग देश माना गया है, अंग देश। और जो ओडिशा की भूमि है उसको कलिंगा बोला जाता है। अंग और कलिंग। और बंगाल को बंगा बोला जाता है, ये तो अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रगीत में शब्द आया है, क्या बोलते हैं उसको, गुजरात सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, यानी बंग। ये शब्द बहुत पुराना है। तो कलिंग आजकल इस्तेमाल कम होता है या अंग भी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बंग तो बोला जाता है, आज भी बोला जाता है। तो बीजेपी का ये सपना था, अखंड हिंदुस्तान का जो सपना है उसमें अंग, कलिंग और बंग, तो ये सपना पूरा हो गया। जोर शोर से ये बात बताई जा रही है कि अंग और कलिंग के बाद बीजेपी ने बंग जीत लिया है, यानी बंगाल जीत लिया है। तो आगे बीजेपी क्या करेगी? पूर्व भारत के लिए उनका सपना पूरा हो गया। ये जो चर्चा मैं सुन रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बंग का मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल है, पूर्व बंगाल नहीं है। बंग का मतलब पूरा बंगाल, और सिर्फ पश्चिम बंगाल ये तो पूरे बंगाल का बहुत छोटा हिस्सा है। मानो 30-35% हम मान सकते हैं, 40% मान सकते हैं, लेकिन 60%, 60% बंगा जो है वो आज भी एक अलग देश, मुस्लिम देश बन के इस दुनिया के नक्शे पर दिखाई देता है, जिसको बांग्लादेश बोला जाता है। तो क्या बीजेपी या उसकी मातृ संस्था आरएसएस पश्चिम बंगाल जीतने से खुश हो जाएंगे, समाधानी हो जाएंगे? मैं नहीं मानता। क्योंकि जो बंग आज बोला जा रहा है वो बंग पूरा बंग नहीं है, बंगाल नहीं है। वो एक तरीके से दुबंग का एक छोटा हिस्सा है। जब तक पूरा बंगाल एक साथ नहीं लिया जाता, तब तक मैं नहीं मानता कि आरएसएस का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई खत्म होकर हमारे देश को ब्रिटिशों से आजादी मिलने वाली थी, उस वक्त पाकिस्तान की मांग करने वाली मुस्लिम लीग का कहना था कि पूरा का पूरा बंगाल मुस्लिम बहुल है, तो हमें मिलना चाहिए। और अगर मिल जाता तो क्या होता, ये अलग समझाने की जरूरत नहीं है। ममता की राज में, आजाद भारत में, आजाद हिंदुस्तान में भी पश्चिम बंगाल को ही बांग्लादेश बनाया गया था। पश्चिम बंगाल में ममता की राज में हिंदू होना ही गुनाह बन गया था। और आज अगर बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद गांव गांव में लोग नाच रहे, त्योहार मना रहे, तो उसका कारण सीधा साधा है कि उनको हिंदू रहना है, उनको हिंदू बंगाली बनकर रहना है, उनको बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं होना है या मुस्लिम होकर बांग्लादेशी नहीं बनना है। और इसलिए ये लड़ाई बीजेपी के नेतृत्व में हुई। लेकिन ये लड़ाई बंगाली जनता ने ममता के खिलाफ लड़ी है, और वो हिंदू बंगाली विरुद्ध बांग्लादेशी ममता, ऐसी लड़ाई थी।
2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी की मेजॉरिटी कम हो गई थी। 303 से घटकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार 240 पर आ गई थी। आज भी जो सरकार देश में चल रही है उसमें बीजेपी की या मोदी की अकेली मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। 282 और 303 सीटें वाली बीजेपी 2024 में 240 पर आकर अटक गई। और उसके बाद जो मैंने बोला दुभंग वाला दूसरा हिस्सा है बांग्लादेश, वहां उछल कूद शुरू हो गई। वहां की चुनकर आई हुई प्रधानमंत्री हसीना वाजेद, उनको अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा और दंगे फसाद शुरू हो गए। हसीना वाजेद की अवामी लीग पार्टी और वहां की बीएनपी बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया, इनमें जो संघर्ष शुरू हो गया उसमें जमाते इस्लामी करके जो ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश में है, उन्होंने हिंदुओं पर हमले करना शुरू कर दिया। अगर बांग्लादेशी दो पार्टियों का पॉलिटिकल संघर्ष है तो उसमें हिंदुओं का खून बहने की क्या जरूरत थी? बांग्लादेश में किसी भी कारण से राजनीतिक दंगा होता है, संघर्ष होता है, उसमें हर वक्त हिंदुओं की बलि चढ़ाई जाती है। जब देश को आजादी मिली और देश का विभाजन हो गया तो जो पूर्व पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश बोला जाता है, वहां बहुत सारे हिंदू थे। कम से कम 20%, 25% हिंदू थे, वो घटकर अब 6-7% बच गए। या तो उनको धमकियां देकर कन्वर्ट किया जाता है या तो मारा जाता है। और यही मोदी की मेजॉरिटी घटने के बाद बंगाल में हुआ। भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाले हसीना वाजेद को बांग्लादेश से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और उसका फायदा लेकर जो दंगे फसाद हुए उसमें जमाते इस्लामी ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दे। हम हिंदुओं के घर जलाए, मंदिर तोड़े। दीपू नाम के एक हिंदू जवान लड़के को जिंदा जलाया गया, लेकिन ममता टस से मस नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में आजाद भारत के एक राज्य की मुख्यमंत्री जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके की मुख्यमंत्री थी, उसने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा चल रही थी उस पर एक शब्द से रिएक्शन नहीं दी थी, ना निषेध किया था। तब से पश्चिम बंगाल बदलना शुरू हो गया था। जो बंगाली है, ओरिजिनल बंगाली है, जो बांग्लादेश में बचे हैं और जो आजाद भारत में पश्चिम बंगाल में बचे, उनके सामने ममता ने एक चैलेंज रख दिया था कि अगर हिंदू रहना चाहते हो तो मुझसे मुक्ति पाओ, वरना मैं पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश में समाविष्ट कर दूंगी। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर ममता ने खुला हाईवे रखा था, आओ जाओ, राज तुम्हारा, यहां आओ, मुझे जिताओ, बोगस नाम पर वोटिंग करो, तृणमूल को जिताओ, वापस जाओ, कभी भी आओ, यहाँ आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हो, महाराष्ट्र जा सकते हो, पंजाब, गुड़गांव, तमिलनाडु, कहीं भी जा सकते हो। और वहां जो भी जिहाद वगैरह करना है करो, हिंदुओं को मारो। ये जो नीति ममता ने अपनाई थी उससे बंगाली हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पश्चिम बंगाल का कानून और प्रशासन ममता के हाथ में था। सिविल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, ममता के हाथ में था। और ये आवाजाही बांग्लादेश से जिहादियों की आवाजाही चलती रहे। म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्या भारत में आ सके इसलिए ममता ने बॉर्डर पर मानो हाईवे खुला रखा था।
जो फेंसिंग करनी थी, तार लगाने थे, उसके लिए ममता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन तक नहीं दे रही थी और आवाज यही चल रही थी। लोकल लेवल पर जो आइडेंटिटी चाहिए, चुनाव आयोग का कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ये सब बोगस बना के उनको देश भर भेजने का काम मानो ममता पॉलिटिकल एक्टिविटी करके करती थी और इससे पूरा देश परेशान था और बंगला हिंदू तो परेशान थे। क्या करें, नेहरू के जमाने से बंगा का जो दुभंगा हो गया था, 60% से ज्यादा बंगाल की भूमि पाकिस्तान बनाई गई, ईस्ट पाकिस्तान बनाई गई, उसके बाद उसको बांग्लादेश बनाया गया और वहां के हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। फिर भी बंगाल को सेक्युलर रहना था, पश्चिम बंगाल को सेक्युलर रहना था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जैसी कोई हिंदुत्ववादी पार्टी थी ही नहीं। बीजेपी या उसका पहला अवतार जो जनसंघ था, उसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे। उनके कारण ही पश्चिम बंगाल बच गया, नहीं तो नेहरू तो पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान बना देते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डट कर बैठे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसलिए जो आज हमको पश्चिम बंगाल दिखाई देता है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन थी। जनसंघ की स्थापना ही पश्चिम बंगाल में हुई, जिसको आजकल बीजेपी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी। दुभंग तो हो गया, कांग्रेस ने किया। नेहरू जी को जल्दबाजी थी, जल्द से जल्द उनको प्राइम मिनिस्टर होना था, चुनाव करने थे, इसलिए जो कुछ चाहिए पाकिस्तान को दे दो, बचेगा उसके उसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी डटकर खड़े हुए, इसलिए आज जिसको पश्चिम बंगाल बोला जाता है वो हिस्सा बंगाल करके हिंदुओं के लिए बचा। लेकिन उसमें जो गिने चुने मुस्लिम थे, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसको सेक्युलर पार्टियां वोट बैंक बनाकर अपनी सत्ता चलाती रही और मुस्लिम अपनी संख्या बढ़ाते रहे। 20% से उठकर आज 30-35% हो गए और फिर भी सेक्युलरिज्म चल रहा है, पनप रहा है। तो जब बोला जाता है अंग कलिंग बंग, ये मुझे समझ में नहीं आता। अंग ठीक है, कलिंग ठीक है, लेकिन बंग जो है वो बंग पूरा नहीं है, उसका आधा अंग उधर है जिसको बांग्लादेश बोला जाता है। और जब तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पूरा मिलकर हिंदुत्व की छत्र छाया में नहीं आता, भारत की संघ राज्य में समाविष्ट नहीं किया जाता, समाया नहीं जाता, तब तक अंग कलिंग बंग बोलना गलत है। और इसलिए जो भी कोई पूछ रहा है कि चलो अंग कलिंग बंग हो गया, तो वो भूलते हैं कि बंग पूरा नहीं हुआ है। आधा बंग बांग्लादेश बनकर अलग से पड़ा है, जहां आज भी जिहाद की घोषणाएं होती है। लेकिन वो लोग, एक बात होती है, चूहा होता है ना, उसको धोखा बहुत जल्दी समझता है। तो अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जीत लिया है, एक हिंदुत्ववादी पार्टी ने जीत लिया है, एक राष्ट्रवादी पार्टी ने जीत लिया है पश्चिम बंगाल, तो वो वहां समाधानी नहीं रहेंगे, उस पर खुश नहीं रहेंगे। वो पूरा का पूरा बंगा, पूरा का पूरा बंगाल एक करना चाहेंगे। जो दुभंग है, बंगाल का दुभंग जो है, वो मिटाकर उसको पूरा बंगाल बनाकर उसको भारतीय संघ राज्य में समाविष्ट करने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस करेगी। ये यहाँ के सेकुलर मूर्खों को पता नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश में बैठे जमाते इस्लामी के लोग ये बिल्कुल समझते हैं। और इसलिए यहाँ के लेफ्ट फ्रंट हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो या वामपंथी विचारक हो, उनकी समझ में नहीं आया चुनाव का परिणाम
लेकिन वो परिणाम आगे चलकर क्या रूप ले सकता है, दुभंग मिटाने के लिए क्या कर सकता है, ये बांग्लादेश में बैठे जमाते इस्लामी के समझ में आया है। और इसलिए अगर बांग्लादेश में बीजेपी की बंगाल जीत के बाद जोर शोर से हलचल शुरू हो गई है, एक के पीछे एक बवाल देखने को मिल रहे, सुनने को मिल रहे, तो उसका कारण वही है, बंग का दुभंग। जिस तरीके से बंगाली हिंदू खड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, वो भी वही चाहता होगा दशकों पहले जो पूरा बंगाल था वो फिर से एक इकट्ठा हो जाए, फिर से पूरा का पूरा बंगाल बन जाए, फिर से पूरा बंगा एक हो जाए, तब जाके अंग कलिंग बंग हो सकता है। दोस्तों देखते, किसी बहुत सारे लोगों को लगेगा भाऊ बहुत कल्पना विलास करते हैं, एक परिकथा जैसी ये बात लगती है, लेकिन 15 साल पीछे जाओ, 2010, 11, 13, बीजेपी और बंगाल में मजाक उड़ाया जाता था। किसी को कल्पना परिकथा लगती थी कि बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी, ये परिकथा लगती थी 2010 में, 2014 में। आज वो हकीकत बन गई है। हकीकत परिकथा से ही शुरू होती है और हकीकत बन जाती है, तब वो परिकथा रहती नहीं। तो आज मैं बोल रहा हूं, और शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा ये कल्पना विलास है, परिकथा है, शायद ये हुआ और होगा, वो देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन कलिंग के साथ बंगा भी पूरा होकर भारत के संघ राज्य में विलीन हो जाएगा। दोस्तों अभी यही रुकता हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।